सीरीज होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर होता है, बात नहीं, मिसिंग टर्म होता है, इसके अलावा आपका जो इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो, चित्रों का मिलान, ठीक है, एक चित्रों का मिलान है, अंक और चित्र द्वारा संबंध देखना, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ बस इसमें लिखा है। लेकिन ये जो ये चार लिखा हो, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, जो आप लोग बोल रहे हैं आकृति गिनना, और ये मिसिंग टर्म, ये चारों जो टॉपिक है ना, इन चारों का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब क्या है कि आपको मैं जितना समझाया हूं उसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। कभी वो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर देगा, कभी 2 का स्क्वायर माइनस 2 कर देगा, कभी 2 का क्यूब -1 + 1 = 0 कर देगा। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, उसको पढ़ेंगे हम लोग जरूर, उसको बिल्कुल पढ़ेंगे, जितना आपके सिलेबस में है सबको पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले एग्जाम में अगर आए तो आप उसको सही सही बना पाओ, उसको जाना ज्यादा जरूरी है, समझे? जैसे मैं बोला इसमें लिखा तर्क करना, जो पहला लाइन है तर्क करना, इस तर्क करना को अगर आप गूगल जेमिनी में डालोगे, चैट जीपीटी में डालोगे, गूगल से पूछोगे, यूट्यूब से पूछोगे, तो तर्क करना मतलब क्या है, पूरा रीजनिंग है वो, ठीक है। कहीं पर आपको इसमें रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और आपका क्लॉक, कैलेंडर नहीं दिखेगा। लेकिन आपके हर एग्जाम में आप चाहे एसएससी दो, रेलवे दो, व्यापम दो, पीएससी दो, सब में पूछता है, इसलिए पढ़ते भी हैं उसको। लेकिन जैसे एनालॉजी, ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, अभी बोलोगे तो ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंकिक योग्यता मतलब ये जो अंक वाला है, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, वो है। आकाशीय संबंध ये अलग है। आदि, इसको क्या लिखा, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंडर सामने क्या कर दिया, इनको विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना। मैं यहाँ पर चित्र तो बना नहीं सकता अभी, ठीक, उस चित्र का जो पहले पैटर्न है उसको मुझे स्लाइड बनाना पड़ेगा, स्लाइड को फिर यहाँ डालना पड़ेगा। तो जो जिन चीजों को मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता ना, उनको मैं स्लाइड बना रहा हूँ धीरे धीरे, वो इसमें आएगा फिर आपका, ठीक। सांकेतिक भाषा बिल्कुल पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, किसी भाषा में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते बोलेगा, इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। छुपे हुए चित्र, जो मैं कल आपको एक मिरर इमेज समझाया था, उसी में बोलता है ना कि 90 डिग्री घुमाया है, फिर 90 घुमाया है, फिर 90 घुमाया है, तो अगला चित्र क्या होगा, यह है छुपे हुए चित्र। वर्ग एवं अंक, और उसी के अंदर है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो बॉर्ड मास के नियम को फॉलो करता है, ठीक है, इसको जब बोले तब पढ़ सकते हैं। चित्रों का मिलान करना, वही चित्र का फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न, घन मतलब आपका क्यूब हो गया, क्यूब में 3 टाइप आता है, एक ओपन क्यूब, क्लोज क्यूब, और एक आपका घन को गिनना, किसी एक फेस को लाल कलर कर दिए हैं, किसी को पीला कर दिए हैं, किसी को नीला कर दिया, केवल लाल होने की संभावना, केवल नीला होने की, कितने कॉर्नर हो सकते हैं, है ना, इन चीजों को उसमें आएगा घन वाला। 3 टाइप का पढ़ेंगे उसको, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आपके सिलेबस में किसी भी बुक को उठाओगे रीजनिंग का, उसमें सब लिखा हुआ है, उसको फिर कैसे पढ़ो, समझ में आ जाएगा। लेकिन एक जो फ्लो होता है ना, एक पैटर्न जो होता है पढ़ने का, वो आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। हम लोग क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, डाइज, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये जो 8 चैप्टर होते हैं, 8 चैप्टर हम लोग अक्सर इसको मतलब अगर पहले के भी पढ़े तो पढ़ चुके रहते हैं, और वो सिंपल भी होता है, ठीक है। और जो ये चीजें होती है ना, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग टर्म्स, पजल, आपका आकृति गिनना, इनको हम लोग सीधे एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने का मन नहीं करता। मैं यहाँ कराऊंगा लेकिन उसको ना
लेकिन पहले आप सीख जाओ फिर मैं कराऊंगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप स्पीड लाइएगा। जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा ना, आप उसको बनाने में स्पीड लाइएगा। हो सकता है कि आप कुछ नया सीखें, है ना, हम लोग हर बार कुछ नया सीखते हैं, हो सकता है कि आप कुछ नया सीखो, ठीक। और अगर आता है तो स्पीड बनाएंगे, ठीक है, बन जाएगा, बहुत सिंपल है। कुछ कुछ चीजें कठिन लगेंगी, बाकी सारा सिंपल आप पढ़े हुए हो, ठीक है। वैसे भी 2 महीना में हम कुछ नया पढ़ के उसको याद रखें बहुत मुश्किल है। पुरानी चीजें को ही अगर रिवाइज करें अच्छे तरीके से तो हमको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक। तो क्लॉक है, पढ़ चुके हम लोग। कैलेंडर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोलिज्म, और आपका इतना ही में क्या पढ़ना है बताओ, ये मेन टॉपिक है आपका। इसमें से क्या पढ़ना पसंद करेंगे? कोई क्रम नहीं है। हाँ, रैंकिंग, आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इनका एक सीक्वेंस है। पहले रैंकिंग पढ़ते हैं, फिर सिटिंग पढ़ते हैं, फिर पजल पढ़ते हैं। तो आप बताओ आपको क्या पढ़ना, मैं उसको पढ़ाऊंगा। पढ़ेंगे रैंकिंग, शुरू करूं मैं? देखो, रैंकिंग में आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस, उसमें आपको मेन चीज समझना है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में ही आपको कंफ्यूज, दायां और बायां जो बोलता है, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसमें एक पैटर्न चलता है कि एक सीधी रेखा में, ठीक है, मोहन किरण के बाएं चौथा है, ठीक है, या पूरी पंक्ति में जो किरण है और मोहन है उनके बीच में 10 लड़के हैं, मोहन किरण के लेफ्ट में है या मोहन किरण के राइट में है। तो सबसे पहले आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे ना, उसमें एक लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट है वो इस लाइन का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो इस लाइन का राइट होगा, ठीक है। और इसमें आपको जैसा मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना, आपको डायग्राम के हेल्प से ही बनाना है, क्योंकि शुरू में सिर्फ 2 लड़के आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 भी हो सकते हैं। जब आदमी 2 और 3 से ज्यादा होते हैं, फिर आप उसको बिना डायग्राम के बनाओगे तो गलत ही बनता है। शुरू में आपसे बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर दे दोगे, लेकिन जैसे ही 2 से अधिक होंगे ना, 3, 4, 5, फिर वहां दिक्कत होगा। इसीलिए एकदम आपका जो सीक्वेंस है, जो फ्लो में चीज सिखाऊंगा उसी में करना है, ठीक है। मैं 1 मिनट पेन ड्राइव मंगा लेता हूँ, उसमें आपका पीपीटी है, उससे करते हैं। और अपना नाम लिखवा लिए? पेन ड्राइव को ले जाना तो जैसे इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी भी रैंक को अगर आपने एक साइड से गिन लिया है तो दोबारा उसको गिनना नहीं। जैसे मालूम बोला कि मेरे हाथ में ये जो ये राम है, मान लो इसका रैंक लेफ्ट साइड से तीसरा है, ठीक है, मान लो ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से तीसरा है, तो राइट साइड से क्या होगा? तो अगर 5 है तो 1 2 3 तीसरा है ना, तो इधर से भी 1 2 और 3 ही होगा। अगर मैं इसको 2 साइड से गिन लिया कि मेरे हाथ में 1 2 और 3, इधर से भी 1 2 और 3, तो मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हो गई? 6 हो गया ना भाई, 1 2 3, 1 2 3, तो 6 हुआ ना। अगर मैं इसको एक बार भी नहीं गिना हूं तो 1 और 2, 1 और 2, इसको मिला के कितना हो गया? 2 इधर 2 इधर, ये बीच में। अगर इसको एक बार गिन लिया हूं तो अगली बार नहीं गिनूंगा, 1 2 3, इधर गिनूंगा तो 1 और 2। मतलब किसी भी रैंक को आपको एक बार ही गिनना है। 2 बार अगर गिनते हैं तो उसको आपको एक बार माइनस करना होगा। इसके लिए फिर किताब में अलग अलग फॉर्मूला लिखा है, n² माइनस 1, n इंटू n+1, उसको नहीं रटना है। फॉर्मूला रटोगे तो दिक्कत देगा आगे, तो फॉर्मूले को रटना ही नहीं, ठीक है। इसीलिए डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तब तक। अरे सॉरी सॉरी सर,
इसमें तो नहीं दिख रहा यार। कहाँ चला गया क्या? चलो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तब तक वो ले आएगा उसको। देखिए, लड़कियों की किसी क्लास में मधु का रैंक ऊपर से 14 और नीचे से 23rd है। ऊपर से 14 और नीचे से 23 है, तो उस क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखे तो उसको। हाँ हाँ, हो गया, बना। मेरा लैपटॉप ओपन करोगे ना तो देर में होगा, लेकिन हो जाएगा। तो उसमें मेरे नाम से फोल्डर है, उसमें रैंकिंग लिखा होगा। हाँ, पीपीटी का बन गया ना। देखो, किसी आपको शुरू से बता रहा हूं ड्रॉ कैसे करना है। किसी पंक्ति में मधु का रैंक बोला है, मधु का रैंक ऊपर से 14। अब देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप किसी भी साइड को अगर वो बोला है ऊपर और नीचे, तो इधर को ऊपर मान लो, इधर को नीचे। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाओगे तभी ये ऊपर और ये नीचे होगा, ऐसे ही बनाना, ठीक है। जब ऊपर मान लो तो नीचे हो जाएगा। मधु का रैंक ऊपर से 14 है, तो ये ऊपर है। इधर से आपको आना है तो कहीं पर आपको मधु बैठी मिलेगी। इसका रैंक है क्या? 14। ऐसे बनाना है आपको। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया लाइन को, मधु को बैठाया, इसका रैंक क्या हो गया? 14, ठीक है। और उसी पंक्ति में एक और है, कोई क्या नाम है उनका? अच्छा, मधु का रैंक नीचे से, मधु का रैंक अगर मैं इधर से काउंट करूं नीचे से, तो उसका रैंक क्या आ रहा है? 23। मतलब मधु का जो ये जो जगह है, इस पोजीशन का जो रैंक है, वो दो तरफ से आ रहा है। जब मैं इधर देखा कि इधर से जब मधु का रैंक 14 है, मतलब मधु के इधर 13 लोग बैठे होंगे ना, एक उसका रैंक 14 है। और मधु का रैंक इधर से अगर 23 है, मतलब उसके पहले 22 लोग बैठे होंगे। तो टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठ गए हैं? तो आप बोलोगे सर, इधर बैठे 13 लोग, उधर बैठे हैं 22 लोग, और खुद एक बैठी कौन? मधु। तो मैंने अगर देखोगे तो इसका जगह इधर से मैंने कोई इसका मतलब इसको मैं काउंट ही नहीं किया हूं, ना तो इधर ना तो उधर, इसलिए मैंने इसको बाद में काउंट कर लिया। जब ऐड करेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? ये 6, 2 कितना हो जाएगा? ये हुआ एक मेथड। सेकंड आप देखोगे अगर, तो अगर मान लो आपने इसका काउंट किया रैंक, यहां से यहां तक का रैंक क्या था? 14। इधर से काउंट करो, इसका रैंक क्या मिलेगा आपको? 23। तो मैंने इस रैंक का मतलब इस जगह का रैंक 2 बार काउंट किया ना, 14 भी और 23 भी। 2 बार काउंट किया, क्या करूंगा? एक बार माइनस कर दूंगा, तो भी कितना आ जाएगा? ठीक है। अगर दोनों तरफ से काउंट कर लिया है, आपने 14 भी काउंट कर लिया, आपने 23 भी काउंट कर लिया, इसीलिए क्या कर देंगे? एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं ना, ऐसा आपको धीरे सीखना है, ठीक है। लिखो अगला। बोलो। लड़कियों की किसी कक्षा में सुमन का स्थान ऊपर से 31 और नीचे से 18वां है। तो
कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक और लिखना, फिर सॉल्व करना। एक और लिखो। 52 52 विद्यार्थियों के एक समूह में 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का रैंक ऊपर से 19, ऊपर से 19, ऊपर से 19वां है, ऊपर से 19th है, 19वां है। ज्योति का रैंक ऊपर से 19वां है, तो नीचे से उसका रैंक क्या होगा? हम्म 787980। हुआ? बोलो, पहला क्वेश्चन क्या बोला हूं? बोलो। ऊपर से 31 है ना। सुमन को मैं इधर से देखते हुए आया, सुमन यहां बैठी हुई मिली और उसका रैंक क्या हुआ है? इधर ऊपर मान लिए ना हम लोग, ऊपर से 31 हो गया। और इसी का जो रैंक है जब नीचे से काउंट करते हुए आए तो क्या मिला? 18। तो इधर से 31 है, उधर से अगर 18 है तो मैंने इस जगह का रैंक इधर से भी गिन लिया, उधर से भी गिन लिया, तो क्या कर दूंगा? एक करूंगा ना, तो ये जोड़ेंगे कितना जाएगा? 8 और 1 9, 3 और 1 4, 1 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? और अगर एक बार भी काउंट नहीं करेंगे तब तो इधर से 31 था, यहाँ कितने बच्चे बैठ गए? 30। इधर से 18 कितने बच्चे बैठ गए? 17। तो 30 प्लस 17 प्लस 1 कर देंगे तो भी आ जाएगा। मैंने आपको ये सीखना है, ये जो ऐसा बना रहे हैं डायग्राम में सीखना है, क्योंकि जब इसके बीच में इसके लेफ्ट में उसका राइट बोलेगा तब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए धीरे सीखना। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एकदम से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन एक और दिया था कि टोटल 52 बच्चे बैठे हैं इसी क्लास में, 52 बच्चे बैठे हैं, तो यहां से यहां तक का जो सिटिंग है वो 52 बच्चों का है। फिर क्या बोला? ज्योति का रैंक ऊपर से 19 है, इधर ऊपर है, इधर से कहीं पर ज्योति को ढूंढते हुए गया मैं, तो वो यहां पर बैठी हुई मिली। कौन? ज्योति। और रैंक क्या उसका? 19। तो आप बोलोगे कि सर उसका रैंक इधर से बताओ क्या होगा, ऐसे बोला है ना। तो अगर 52 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 19 बच्चे बैठ गए हैं, तो 19 बच्चे बैठ गए हैं इधर, तो इधर कितने बच्चे बैठेंगे? और तो 52 बच्चे में से 19 बैठ गए, कितने नहीं बैठे हैं? तो 33 नहीं बैठे हैं, उधर इधर ही बैठेंगे। तो इसका रैंक जब गिनते हुए आऊंगा तो इतने लोगों को पार करने के बाद मिलेगी ज्योति ना, 33 आदमी के बाद मिलेगी ज्योति, तो 33 के बाद 1 मतलब कितना? समझे? लिखो अगला। देखो, लड़कों की किसी पंक्ति में श्याम दोनों ओर से 19 19वें नंबर पर है, दोनों ओर से 19 नंबर पर है, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? एक और लिखना, एक और। किसी पंक्ति में अजय, एक और लिखना, किसी पंक्ति में अजय नीचे से 30वां है, नीचे से 30वां है,
तो ऊपर से उसका रैंक क्या होगा? बस बस पहला बन गया होगा, क्योंकि दोनों साइड से अगर किसी का रैंक 19 है, इसका मतलब क्या, ये किस कोई रैंक है किसी क्लास का, इसमें एक लड़का है, किसका नाम क्या है? श्याम। श्याम इधर से भी 19 है और इधर से भी 19 है, तो 19 इधर से भी 19 इधर से भी, इस जगह का रैंक 19 है, तो इधर से 19 और इधर से 19 क्या कर देंगे, -1। 38 में गिर तो कितना, ठीक। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया हूं उसमें क्या है, ऐसा फिर थोड़ी होगा। देखो ऑप्शन रहते तो आप फटाक से आंसर दे देते, मुझे पता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हूं मैं, तो इसलिए आप कुछ भी सोच ले रहे हो। तो ना एकदम सिंपल सा है कि किसी क्लास में अजय का रैंक नीचे से 30 है, ठीक है, इधर से मैं देखते हुए आया तो कहीं पर अजय मिला, उसका रैंक क्या है, तो पूछा बताओ ऊपर से कितना है, ठीक है। तो अगर वो पूछा है कि क्लास में उसका रैंक ऊपर से क्या होगा, तो पहली बात तो ये कि क्या मुझे पता है कि क्लास में कितने बच्चे, नहीं ना। अगर नहीं पता तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि क्लास में उसका रैंक फर्स्ट है कि 30 है कि x-1 है, चाहे कुछ भी है, बता सकता हूँ क्या? तो डाटा इनसफिशिएंट होगा, है ना। पढ़ने में लग रहा है कि अधूरा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि क्लास में कितने बच्चे हैं दिया ही नहीं है, तो हम तो वही बोलेंगे भाई कि क्लास में जो बच्चे हमको पता नहीं है, तो डाटा वहां पर रहेगा। हम इसीलिए ऑप्शंस में देखते तो समझ में आती है, आंकड़े अधूरे बोल देगा वो, और आंकड़ा सही में अधूरा है। अगर मुझे बोलते कि क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं तो उसका रैंक अलग आता, क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसका रैंक अलग आता, क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसका रैंक अलग आता। हमको ये नहीं पता कि क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो डाटा इनसफिशिएंट होगा। ऑप्शंस देखिए आप बना लेते उस चीज को। हाँ, लेकिन ऑप्शंस में अगर जाता पहला तो कुछ पक्का सोचते हैं कि 30 में अगर 30 होंगे तो इसका रैंक तो फर्स्ट हो गया, आता ही दिमाग में, आता ना, क्योंकि आप ज्यादा सही करने चक्कर में गलत करते हैं वहां पर। तो जब भी आप प्रश्न को पढ़ो और लगे कुछ भी कि डाटा इनकम्प्लीट लग रहा मुझे, तो वहां पर देखिएगा ऑप्शन डाटा अधूरे हैं दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि बिना टोटल स्ट्रेंथ के आप कैसे बता सकते हो कि क्लास में उसका रैंक क्या है। जैसे किसी किसी मूवी में तो डायलॉग, मैं एक रेस में फर्स्ट आया था, दूसरे रेस में कितने लोग थे, मैं अकेला, तो आओगी, तब तो फर्स्ट आओगी ना भाई। लिखो चलो क्वेश्चन अगला। देखो साउथ, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए, दक्षिण साउथ की ओर मुंह किए हुए 45 लड़कियों की एक क्लास में, 45 लड़कियों की एक क्लास में डी या दिल्ली या दामिनी, लेकिन डी है, ठीक है, डी राइट साइड से 16th रैंक पर है, दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। डी और बी के मध्य, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में 8 लड़कियां हैं,
डी और बी के बीच में 8 लड़कियां हैं, तो लेफ्ट बाईं ओर से बी का स्थान क्या होगा? बाईं ओर से बी का स्थान क्या होगा? आंकड़े अधूरे। हो गया? कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? देखो, ये हो गया आपका वो लाइन, ठीक है। बोला है कि सबकी सभी के सभी दक्षिण साउथ की ओर मुंह किए हैं। मैंने मान लिया कि साउथ कहाँ है? ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं, मैं मान सकता हूं। दक्षिण कहाँ है? ऊपर, ठीक है ना? हम लोग मान सकते हैं, मैं तो मान ही सकता हूं। दक्षिण कहाँ है हमारा? ऊपर। तो अगर ऊपर है तो मतलब यहां जो भी बच्चे बैठेंगे उनका ये राइट ही होगा, और ये क्या हो जाएगा? तब ऊपर देख रहे हैं टोटल बच्चे कितने बैठे हैं? 45 बच्चे उस क्लास में बैठे हैं। अब क्या पढ़ा बोला है, पढ़ो एक बार। डी राइट साइड से 16th पोजीशन पर है, तो इधर से गिनते हुए आया, मैं देखते हुए आया, तो यहां मिला मुझे डी जो 16वें नंबर पर है। तो मैं यहां देख के समझ गया कि अगर यहां से यहां तक के टोटल 45 बच्चे बैठे हैं तो 16 बच्चे यहां तक बैठ गए, बाकी के बचे हुए कितने? 29। कहां बैठेंगे? 29, 9, 6, 15, 2, 3, 4, ठीक है, सारे बच्चे बैठेंगे ऐसे ही। इधर 16 बैठे, बाकी बच्चे इधर बैठेंगे। अब वहां बोला है डी और बी के मध्य 8 लड़के हैं, बोला है ना, तो डी और बी के बीच में 8 लड़के। तो अब मैं यहां से बोलूंगा कि डी अगर यहां बैठा है तो बी यहां बैठ सकता है, क्योंकि भाई 29 लोगों का सीट है ना, 29 लोगों का सीट है, तो बोला है डी और बी के बीच में 8 लड़के हैं, तो बिल्कुल 8 लड़के बैठ सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा यार यहां से यहां तक अगर 16 बच्चे हैं तो बी यहां भी तो बैठ सकता है, क्या बी को यहां बैठने को मना किया है? 16 बच्चे हैं यहां से यहां तक, तो 8 बच्चे इनके बीच में बैठ सकते नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं ना, मतलब बी इधर ही बैठ सकता है और बी इधर ही बैठ सकता है। क्या वहां बोला है कि बी डी के राइट में है या बी डी के लेफ्ट में है? नहीं बोला है ना, वहां नहीं बोला है, तो आप कैसे बोल दोगे कि भाई बी तो इधर बैठेगा? बोल सकते हो कि अपने से, क्योंकि यहां बैठाओगे तो उसका रैंक इधर से ज्यादा आएगा, और यहां बैठाओगे तो उसका रैंक यहां से कम आएगा। रैंक निकलेगा जरूर,
लेकिन अलग अलग आएगा, कोई उधर बैठाएगा, कोई इधर बैठाएगा ना, अलग अलग। तो वहां पर ये क्लियर नहीं किया है कि बी किस साइड बैठा है, तो आंसर क्या होगा? हाँ, डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं, समझे? है ना? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, एक चीज और, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन बोलता है, सुनना ध्यान से, कि यहां से यहां तक डी जो है राइट साइड से 16वें स्थान पर है, ठीक है। डी और बी के मध्य 20 लड़के हैं, डी और बी के बीच में 20 लड़के हैं, 20। तो क्या यहां से यहां तक में जो डी यहां से शुरू हुआ रैंक ना, यहां से यहां तक में अगर 16 बच्चे बैठ सकते हैं, तो क्या यहां से यहां तक में 20 बच्चे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। जैसे इधर से जो आपका डी बैठा था वो 16वें रैंक पर था, मैं बोलूंगा डी और इधर कितने बच्चे टोटल हैं? 29 बच्चे थे इधर, है ना, यहां से यहां तक 29 बच्चे थे। मैं अगर बोलूंगा कि डी और बी के बीच में 20 बच्चे हैं, तो यहां से यहां तक का रैंक ही 16 है, 16 ही चेयर लगा हुआ है, तो क्या यहां 20 बच्चे बैठ सकते हैं? तब उस केस में वो इनडायरेक्टली बिना बोले आपको यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 29 है मतलब 20 तो बैठ ही सकते हैं, इधर नहीं बैठ सकता, समझे? है ना? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आना लगेगा। लो बनाओ इनसे। सुमित का रैंक अपनी कक्षा में ऊपर से 31 और नीचे से 18 है। बना, इसको पढ़ चुके हैं, बनाओ कितना आएगा? कितना? 48 आएगा, है ना? इधर से 31 और उधर से 18, 31 प्लस 18 में से 1 कर दो, या 30 प्लस 17 प्लस 1 कर लो, बात बराबर है। अक्षय ऊपर से 12 है और नीचे से 24 है, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? इधर से 12, 24, 36, -1 कर देंगे, ठीक। इसको बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 लड़कियों और 20 लड़कों के एक ग्रुप में जया का स्थान लड़कियों में चौथा 4th रैंक पर है और पूरी क्लास में 18th रैंक पर है, तो जया का लड़कों के बीच कौन सा रैंक होगा? दो गोला घेरेगा, इसे दो बना करके ऑप्शन दिया है
कि डिसाइड नहीं कर सकते मतलब पक्का वही है। देखो 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, मतलब कितने बच्चे हैं टोटल? 30। ठीक। अब बोला है जया का स्थान लड़कियों में चौथा। लड़कियों में चौथा का मतलब क्या? 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियों में जया का रैंक जो है लड़कियों में चौथा, मतलब उसके आगे 3 लड़कियां होंगी। कहां होगी नहीं पता हमको, लेकिन उसके आगे 3 लड़कियां तो है, बाकी की बची 6 लड़कियां पीछे होंगी उसके। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि तीनों लड़की टॉपर है। ये फर्स्ट लड़की, अरे रुक, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक, 3 लड़की हो गई। लड़की में चौथा मतलब इसके बाद ही जया आएगी। और कक्षा में 18 है। कक्षा मतलब जैसे आपका जो वो बनता है ना, लिस्ट बनता है, आप शिक्षक भर्ती एग्जाम दोगे तो फिर जब आता है लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट, मैं कहां पर हूं, नहीं मैं कहां पर हूं, ऐसे देखते हैं हूं कि नहीं हूं। ठीक, तो टॉपर मान लो कोई लड़का है और उसके 10 के बाद 11वां नाम कोई लड़की का है मान लो, तो वो लड़कों में 11वां है लेकिन लड़कियों में पहला है ना। वैसी तो इसका रैंक लड़कों में 18 मतलब क्या, पूरी कक्षा में 18 मतलब क्या, उसके पहले 17 लोग होंगे ना। बोला ना कक्षा में 18वां है, तो पूरी कक्षा में 18 मतलब उसके पहले 17 लोग होंगे। 17 में 3 तो लड़कियां हैं, तो कितने लड़के होंगे? होंगे ना। इसके पहले ये जो ये लड़के होंगे 14 लड़के हैं, उसके बाद जया आएगी यहां पर। ठीक है, तो जया का रैंक यहां से यहां पर देखेंगे हम लोग, तो लड़कियों में चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। सही है कि नहीं? और पूरी कक्षा में 18, तो 14 लड़के बैठे हुए हैं, 15, 16, 17, फिर जया 18। ठीक है, तो पूछा कि आपसे जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है, तो लड़कों में 14 लड़कों के बाद जया मिलेगी आपको। तो 14 के बाद है जया, मतलब कितना, समझे? क्योंकि बाकी लड़के और लड़की इधर बैठी हैं, है ना। 20 लड़के थे, 14 लड़के यहां बैठे हैं, मतलब 6 लड़के इधर बैठे होंगे, 6 बॉयज। और 10 लड़कियां थी, 10 लड़कियां में से 4 बैठी हैं, मतलब बची हुई 6 इधर बैठी होंगी, 12 बच्चे इधर बैठे हैं, तो 12 और 18 30 हुआ कि नहीं, समझे? इसलिए बोला इसको बनाते तो आपसे बनता, ऐसा बनाना सीखो, धीरे धीरे मिलेगा आपको। इसको बनाएंगे तो बहुत आराम से बनेगा, नहीं तो धीरे धीरे आप इसको नहीं बना पाओगे ना। कुछ देर समय बाद आप इससे डरोगे, कैसे सर बना रहे थे या बन नहीं रहा करके, हमसे क्यों नहीं बन रहा, ऐसा सोचोगे तुम, मैं जान रहा हूं। इसलिए अभी छोटा छोटा प्रश्न आ रहे हैं ना, तो छोटे छोटे प्रश्नों में आप दिमाग से कर सकते हो, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आप कर लोगे, लेकिन सिंपल प्रश्न कर पाओगे। एग्जाम में अगर छोटा छोटा प्रश्न आएगा ना एक ही लाइन का, तो आप क्या चाहोगे, मैं गलती ना करूं, लेकिन वहां भी अगर यही हैबिट रहेगा तो वहां गलती होगा। ठीक, नेक्स्ट करूं, नोट कर लिए? नोट कैसे करें सर इसको? ऐसे ही नोट करो, क्वेश्चन का पीडीएफ चल जाएगा ग्रुप में, जाता नहीं आता है, ग्रुप में आता है ना। तो मैं तो बोला यहीं से तो करते हैं क्या, स्कैनर से, यहीं से करते हैं ना। अरे यहीं पर तो करते भाई, ऐसे कर भी आ जाते हैं, तो ले ले अपन में। जब अधिकार मिलता नहीं तो क्या करना पड़ता है, तो छीन लो ना, कहीं छीनते हो, खुद से कर लो, तुमको चाहिए ना तो ले लो आकर के। हो गया। हम्म, 48 स्टूडेंट्स की क्लास में संजय ऊपर से 19 है और राकेश नीचे से 12 है,
तो उनके बीच कितने स्टूडेंट हैं, बनाओ। ड्रॉ करना बहुत आराम से बनेगा, जल्दी बन जाएगा। कितना, 17, और किसी का लगा रहे हैं? देखो समझना फिर से, टोटल बच्चे कितने हैं, तो 48 है। बोला है संजय ऊपर से 19 रैंक पर है, तो इधर से संजय आ रहा है, इधर ऊपर है आपका, इधर से संजय कहीं पर बैठा है और उसका रैंक है 19, ठीक। और राकेश नीचे से कितने रैंक पर है, इधर नीचे है, इसका रैंक है यहां पर से 12। तो आप देखो सबसे पहले कितने बच्चे बैठ गए, 19 प्लस 12, 9 और 2 11, एक और एक 2 और एक 3, 48 में से 31 बैठ गए हैं, कितने ही बैठे हैं, लोग कहाँ बैठेंगे, क्योंकि न तो जगह इधर है न तो उधर है, ठीक। देखो बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम लेफ्ट से 15, यदि दाईं ओर 4 स्थान सरकती है, अगर उसको आप दाईं ओर 4 स्थान आगे ढकेल देते हैं तो वो राइट साइड से 8 नंबर पर हो जाती है, बनाओ। पहला पहला 27, 26 और
आप लोग कोई भी डायग्राम को सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर रहे हो ना। सही से ड्रॉ करोगे तो मैं सही बता रहा हूं, गलत नहीं करोगे आप। देखो बोला बच्चों की पंक्ति में नीता क्रम बाएं से 15वां है। कुल कितने हमको नहीं पता, लेकिन लेफ्ट साइड से गिनते हुए आया तो इधर लेफ्ट है, इधर से गिनते हुए जब आया तो कौन सा रैंक मिली? नीता 15। इधर से नीता कहीं पर बैठी है और उसका रैंक 15। ऐसा बनाओ ना आराम से, धीमे धीमे, क्या दिक्कत है आप लोग को? और यदि दाईं साइड 4 स्थान सरक जाती है, खिसक जाती है, बैठ जाती है, तो यहां पर थी 1 स्थान, अरे 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, ठीक है। तो अब यहां पर वो 4 स्थान सरकी है, तो 5वां पहुंची कि चौथे में रुकी है? यहां हो ना कंफ्यूजन आपको? 4 स्थान सरकी है तो चौथे में पहुंची है कि 5वें पहुंची है? तो इसको आप रिलेट करो प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल जो होता है उसमें। आप जैसे बैठे हो, सब चेयर में बैठे हो ना, समझो मूवी चल रहा है, कोई दोस्त आया आपके बाजू में, कोई सीट में बैठा आदमी, आप इसको क्या बोलोगे? भाई एक स्थान सरक जा, तो एक सरकेगा तो वो जगह खाली हो गया, एक सरक के वो सेकंड में बैठेगा ना, मतलब एक सरकेगा तो एक ही के बाद तो आएगा, है ना। जैसे ये यहां बैठी थी, एक सरक के यहां आई, एक सरक, फिर 2, फिर 3, फिर 4। समझे? एग्जाम हॉल में वहां कंफ्यूज नहीं होना कि 4 स्थान सरक गई तो 5वें पहुंच गई, क्या नहीं, चौथे में ही रुकी हुई है, ठीक है। तो ये 15 था ना, 16, 17, 18 कितना हो गया? मतलब इस जगह का रैंक क्या हो गया? 19वां। तो दाएं सिरे से वे 8वें नंबर पर जाती, जब वो यहां पर पहुंची ना, तब उसको जब इधर से काउंट किया गया तो उसका रैंक क्या मिला? मतलब इस जगह का रैंक हमको इधर से भी मिल गया है, इधर से भी मिल गया है। तो 19 इधर से है, 8 उधर से है, तो क्या करूंगा एक बार, 19 और 8 कितना हो गया? 27 में एक गया, तो समझे? करना पड़ेगा ना, अभी तो समझाया सबसे पहले। अगर किसी एक जगह का रैंक दोनों साइड से मिलता है तो उसको एक बार घटाना है, ठीक। और ऐसा डायग्राम बनाना सीखो, मैं फिर से बोल रहा हूं बार बार। एक एक प्रश्न गलती होते चलेगा, आप कई कई हजार लोगों से पीछे होते चलोगे एक एक प्रश्न के ऊपर। 30 लड़कों की पंक्ति में आर राइट साइड से चौथा है, जबकि डब्ल्यू लेफ्ट साइड से 10वां है, तो आर और डब्ल्यू के बीच कितने लड़के हैं? गलती नहीं करना। सिक्सटीन। तीस स्टूडेंट है टोटल। आर राइट साइड से चौथा है, इधर राइट है हमारा,
इधर से R जो आया है वो चौथे नंबर पर है ना, जबकि W है वो लेफ्ट साइड से। तो 10 और 4 कितना हो गया? 30 में से अगर 14 बच्चे बैठे, कितने नहीं बैठे हैं, उन लोग कहाँ बैठेंगे? ठीक, किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15 और नीचे से 21वां है, तो उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा? बनाइए। हम्म, कितना? उनतीस आप ऑप्शन में देखते हैं। हाँ, हो सकता है कि 39 जो होगा वो 29 होगा, लिखने में गलती कर दी होंगे तो दिक्कत। तो देखो, किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, इधर से गिनते हुए आए तो सुमन मिली 7वें रैंक पर। उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15, मतलब विजय भी इधर से गिनते हुए आए तो यहां पर मिला, उसका रैंक क्या है? 15। ठीक है, और नीचे से कौन सा नंबर पर है? 21। यही जो रैंक है, यही नंबर इधर से गिनते हुए आए तो क्या मिला? 29 है ना? 21 है, सॉरी। तो उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा पूछ रहा है, मतलब इधर से आपको इसका रैंक निकालना है ना? तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, पहले ये पता करते हैं कितने बच्चे हैं, मालूम पूछता कितने बच्चे हैं, तो इस जगह का रैंक आपने निकाला है दो साइड से, इधर से 15, इधर से 21, तो 15 और 21 कितना हो गया? 6 और 2 और 1 3 -1। कितने बच्चे हैं पूछता तो 35 विद्यार्थी। अब अगर सुमन का जो रैंक है वो यहां से कौन से रैंक पर है? 7वें रैंक पर है, और जो विजय है वो इधर कितने रैंक पर है? 15। तो ये 7 रैंक पर है, ये 15 रैंक पर, तो इनके बीच में कितने बच्चे हैं? पक्का? सात में 8 जोड़ोगे तो 15 होगा ना। देखो 7 के बाद एक बच्चा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, फिर 15 हो गया। तो कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 हुए ना। तो पूछा है कि उधर से गिनोगे तो इसका रैंक क्या होगा, तो इधर से गिनने पर रैंक क्या है यहां पर का? 21 है ना,
इस जीने पर 21 रैंक आया था, तो 21 के बाद 7 लोग और हैं, तो 21 के बाद 7 लोग और, उसके बाद तो सुमन मिलेगी ना, है ना। तो 21 और 7 कितना हो गया 28, और एक कितना हो जाएगा, ठीक है, वो रहा होगा 29, गलती से 39 हो गया, ठीक है। ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं ना, आगे बढ़े। चालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, तो रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी। क्या आएगा, डी। देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो। 40 विद्यार्थी हैं, टोटल रैंक यहाँ बच्चे हैं 40। मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, इधर ऊपर मान लिया मैंने, इधर से कहीं पर बैठा है मोहन 10वें रैंक पर। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, तो मैंने यहां सोचा कि यार अगर टोटल बच्चे बैठे हैं 40, तो 10 बच्चे यहां से यहां तक में सिर्फ 9 बच्चे बैठे हैं, इसका रैंक 10 है, तो बाकी बच्चे 30 बच्चे यहां बैठेंगे ना। तो मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी, तो अगर मैं रोहन को बैठाऊंगा यहां, तो मना तो करेगा नहीं, क्योंकि 10 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। 5 बच्चे ना, 5 बच्चे बैठ सकते हैं। और रोहन को बैठाऊंगा यहां, तो भी 5 बच्चे बैठ सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में बैठ सकते हैं। वहां पर वो बोला नहीं कि कहां पर है, राइट में कि लेफ्ट में। तो मान लो अगर आपने किसी एक साइड में लिया और आंसर दिखा आपको, मान लो, तो क्या सारे बच्चे वही आंसर लेंगे, क्योंकि यहां पर बोला नहीं है ना कि कहां बैठा। हाँ, आप बैठाया, आपको दिख गया तो सही, चल मार दिया आपने, लेकिन एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है वो पूछा आपसे नहीं ना। जैसे अगर मान लो आपसे पूछा गया कि बिलासपुर किस गांव के किस जिले के अंतर्गत आता है, बिलासपुर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो क्या टिक मारोगे। अब बिलासपुर ऑप्शन में दिया, बिलासपुर भी दिया है, सारंगढ़ भी दिया है, रायपुर भी दिया है, और आपका महासमुंद भी दिया है। अब क्या लिखा क्वेश्चन, बिलासपुर गांव से बोल देता हूं, मतलब बिलासपुर गांव किस जिले के अंतर्गत आता है। तो एक बिलासपुर हमारे सारंगढ़ में भी आता है, अब एक बिलासपुर खुद है, ठीक है, लेकिन ये गांव है क्या, तो शहर है। फिर आप क्या अगर पता हो क्या टिक उसको मारोगे। अब उसके आप सोचोगे दो आंसर बिलासपुर में है भाई, आंसर सही है, तो नहीं, जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से आंसर देना है। तो यहां पर आपको ये नहीं बोला गया ना कि मोहन किधर है भाई, रोहन के लेफ्ट में है कि रोहन के राइट में, तो कंफर्म नहीं है, तो आप नहीं टिक मार सकते, मारोगे तो वहां गलत हो जाएगा, इसलिए आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है।
तो लगभग 20-30 प्रश्न और इसमें हल करेंगे उसको। ठीक है, ड्राइंग करना सीखना और जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इससे प्रश्न 100% आता है, आएगा ही, लेकिन वहां पर आपसे टाइम कम रहेगा तो थोड़ा सा स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, आपकी जेमिनाई को बोल सकते हैं, किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।